Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ट्रेड यूनियन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ट्रेड यूनियन का मीनिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, फ्यूचर क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सब हम बेसिक डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इंडस्ट्रियल रिलेशन से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ एक्ट, कि ट्रेड यूनियन जो एक्ट है उसी को हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस हैं वो डिस्कस करेंगे। सो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। So first of all, introduction. Trade Union Act 1926 is one of the earliest act relating to the labor. Until the act was enacted, the worker did not know the importance of being an organized force. देखो, ट्रेड यूनियन का मतलब क्या है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग हम देखें तो दो बेसिक कम्युनिटी होती हैं। एक हमारे क्या होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, और एक हमारे क्या होते हैं, वर्कर्स। अब मैनेजर्स कौन है? जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्लान बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करते हैं, स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं। और वर्कर्स क्या होते हैं? जिन्हें एक्चुअल में वो परफॉर्म करनी होती हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो उन काम को परफॉर्म करेंगे, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं। अब वर्कर और मैनेजर के बीच के एक रिलेशन को ही क्या करती है, ट्रेड यूनियन शो करती है। ट्रेड यूनियन एक्चुअल में क्या है? एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, और वो किसे रिप्रेजेंट कर रही है? वर्कर्स के इंटरेस्ट को। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमने एग्जांपल ले लिया टाटा। अब टाटा इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके उतनी सब्सिडरीज़ हैं, तो अब टाटा के अंदर मान लो लाखों में एम्प्लॉयज़ हैं, तो हर एक एम्प्लॉय की बात सुनी जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है कि 1 लाख अगर एम्प्लॉय हैं या 10,000 एम्प्लॉय हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप एक एक करके सबका ओपिनियन सुनो और फिर उनके साथ डिस्कस करो, तो सारा टाइम तो आपका डिस्कशन में ही निकल जाएगा। एक्चुअल में आप डिसीजन मेकिंग इम्प्लीमेंटेशन कब करोगे? इसीलिए उन वर्कर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रेड यूनियन होती है कि जितने भी वर्कर्स होंगे उनमें से कुछ को चुनकर और बाकी लोगों को चुनकर एक 5-6 लोगों की या 7-8 लोगों की क्या बना दी जाती है, एक यूनियन बना दी जाती है, जो किसे करेगी, रिप्रेजेंट करेगी वर्कर्स के इंटरेस्ट को। तो ट्रेड यूनियन का काम क्या होगा? जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, वो काम कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना, उनके लिए बेटर करने की कोशिश करना, उनके इंटरेस्ट को, उनकी बेटरमेंट के लिए वर्क करना। और ये एक्ट कब आया था? 1926 में। तो तभी हमारा एक्चुअल में लेबर कितना इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया गया था कि अगर हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका इंटरेस्ट कितना सिग्निफिकेंट है, वो इस एक्ट के बाद ज़्यादा बेटर हो गया था। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 legalized the formation of trade union by employing the right to form and organized union। कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 आया तो उन्होंने क्या किया, इस एक्ट के आने के बाद ये लीगल हो गया था कि हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर इंडस्ट्री में क्या ट्रेड यूनियन बनाई जा सकती है और वो लीगली इस्टेब्लिश होगी। इट परमिट एनी 7 person टू फॉर्म देयर यूनियन एंड गेट इट रजिस्टर्ड अंडर एक्ट। कि कोई भी 7 पर्सन मिलके क्या बना सकते हैं, ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हो और आप चाहते हो कि आपकी इंडस्ट्री में जो वर्कर हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनियन बनाई जाए, एक बोर्ड बनाया जाए, तो उस बोर्ड के अंदर कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए। तो जब 7 मेंबर ऑन द डे ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, 7 मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए जो उसको सब्सक्राइब करेंगे, यानी कि जो अपना सिग्नेचर देंगे और जो सब्सक्राइबर्स माने जाएंगे और उस ऑर्गेनाइजेशन के मेन रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे एम्प्लॉयज़ के, वो होने चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हो, ट्रेड यूनियन इस्टेब्लिश कर सकते हो। जैसे आपने यूनियन बनाई, अब आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपने यूनियन बनाई, 7 लोग ऐसे थे जो उस टाइम पे ट्रेड यूनियन को रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए रेडी थे। तो आपकी यूनियन बनी है, वो लीगल कब होगी? जब आप उन्हें कहीं ना कहीं रजिस्टर कराओगे। अब रजिस्टर आप कहाँ कराओगे? इस एक्ट के अंदर। अगर आप ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंदर ही रजिस्टर कराते हो तो वो आपकी क्या आ जाती है, लीगली ट्रेड यूनियन, इस्टेब्लिश्ड ट्रेड यूनियन मानी जाती है। नाउ इनके सभी सेक्शंस को आज हम डिस्कस करेंगे। सो सेक्शन नंबर 1 ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 वो किस चीज़ को इंक्लूड करता है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। कि ये हमें एक शॉर्ट टाइटल बताता है, तो इसका टाइटल क्या है? ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ये कहाँ पर अप्लाई किया गया था? तो ये पूरे इंडिया के अंदर लागू है, पूरे इंडिया के अंदर ये यूज़ किया जाता है।
इट शैल कम इन टू द फोर्स ऑन द डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट। यानी कि ये कब आया था, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे पर्टिकुलरली अपॉइंट किया था इन 1926। ये था सेक्शन 1। अब सेक्शन 2 क्या कहता है, जो डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। और हमेशा याद रखना, जो भी किसी भी एक्ट का सेक्शन 2 उस एक्ट में डेफिनेशन ही प्रोवाइड करता है। सेक्शन 2 हमेशा डेफिनेशंस के लिए ही होता है। तो सेक्शन 2 क्या डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहा है, किस किस चीज़ की, एग्जीक्यूटिव्स की, ऑफिशियल बेयरर की, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, ट्रेड डिस्प्यूट एंड ट्रेड यूनियन। इन 5 चीज़ों की डेफिनेशन हमारे ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर मेंशन है। किसकी, एग्जीक्यूटिव, ऑफिस बियरर, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, ट्रेड डिस्प्यूट एंड ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। एक क्या है, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, जो इंटरेस्ट को, वर्कर्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है इन द फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट, सो दैट क्या किया जा सके, सेफगार्ड एंश्योर किया जा सके। ट्रेड डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, जब मैनेजमेंट और वर्कर या ट्रेड यूनियन, आप कुछ भी बोल सकते हो क्योंकि वर्कर्स को ही ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंट कर रही है, उनके बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी उनके बीच में लड़ाई है, बैटल है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्प्यूट। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का मतलब क्या है, जो भी ट्रेड यूनियन होगी उसे क्या करना पड़ेगा, एक रजिस्ट्रार के पास अपने आप को रजिस्टर कराना होता है, सो दैट वो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंदर क्या हो जाए, मेंशन हो जाए और रजिस्टर हो जाए। ऑफिस बेयरर क्या होता है, कोई भी पर्सन जो अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करेगा, एक्सेप्ट ऑडिटर, कि इसके अंदर ऑडिटर नहीं आ सकता, बाकी और कोई भी पर्सन हो सकता है। एंड एग्जीक्यूटिव, तो इसमें एग्जीक्यूटिव की क्या डेफिनेशन गिवन है, द बॉडी बाय विच द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ ट्रेड यूनियन इज डन। कि अगर ट्रेड यूनियन बनी है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट होती है, कंपनी बनती है तो कंपनी की मैनेजमेंट होती है, पार्टनरशिप फर्म बनेगी तो उनकी मैनेजमेंट होगी। सिमिलरली ट्रेड यूनियन बन रही है तो उसकी भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसको भी तो मैनेज करना पड़ेगा कि कब वो कैसे एक्शन लेगी, क्या प्रोसेस रहेगा, नोटिस देने का क्या प्रोसीजर होगा, अगर वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं तो क्या प्रोसेस फॉलो करना है। तो हर एक चीज़ को प्लान, ऑर्गेनाइज, कंट्रोल करने के लिए एक मैनेजमेंट तो करनी पड़ेगी। तो जो ट्रेड यूनियन को मैनेज करेंगे दैट आर एग्जीक्यूटिव्स। तो वो थे हमारे सेक्शन 1 और सेक्शन 2। नाउ सेक्शन 3 ऑफ ट्रेड यूनियन इज अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में सेक्शन 1 उसके टाइटल को, कमेंसमेंट को बताता है, सेक्शन 2 डेफिनेशंस को बताता है, और डेफिनेशन किस किस की, एग्जीक्यूटिव की, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की, ट्रेड डिस्प्यूट की और ऑफिस बियरर की। देन सेक्शन 3 किसको बताता है, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार, क्योंकि हमने क्या बोला, जब भी कोई ट्रेड यूनियन बनती है तो उन्हें अपने आप को रजिस्ट्रार के पास क्या कराना पड़ता है, रजिस्टर कराना पड़ता है, सो दैट वो लीगली इस्टेब्लिश हो जाए। तो रजिस्ट्रार होंगे तभी तो आप इस्टेब्लिश करोगे, तभी तो रजिस्टर कराओगे। तो थर्ड हमारा सेक्शन क्या कहता है कि रजिस्ट्रार को क्या करना होता है, अपॉइंट करना होता है। और रजिस्ट्रार का काम क्या होगा कि जितनी भी ट्रेड यूनियन बन रही हैं उनको रजिस्टर करना, उनको मेंटेन करना। The appropriate government यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट shall appoint a person to be the registrar of the trade union for each state। ये जो रजिस्ट्रार है ये हर स्टेट के लिए, जैसे हरियाणा के लिए अलग होगा, पंजाब के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, हर एक स्टेट के लिए एक रजिस्ट्रार अपॉइंट किया जाता है बाय द एप्रोप्रिएट और सेंट्रल गवर्नमेंट। The central government may appoint as many as additional और डिप्टी रजिस्ट्रार, कि एक तो उन्हें मेन रजिस्ट्रार अपॉइंट करना पड़ता है, इसके अलावा इनके अंडर जो होते हैं कितने भी वो चाहें, रजिस्ट्रार एक ही होगा बट एडिशनल रजिस्ट्रार जितनी रिक्वायरमेंट है, जितना आपको लगता है कि इतने सुटेबल हैं, उतने एडिशनल या फिर इनको आप डिप्टी रजिस्ट्रार भी बोल सकते हो, वो अपॉइंट किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना है, एक रजिस्ट्रार फॉर ईच स्टेट, और नंबर ऑफ रजिस्ट्रार जितने भी रिक्वायर्ड हमें लगता है कि इस स्टेट में इतने हमें चाहिएंगे, एडिशनल रजिस्ट्रार आपको अपॉइंट करने होते हैं। और जब मान लो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका जो मेन रजिस्ट्रार है वो अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम पे आपका एडिशनल जो रजिस्ट्रार है वो सारे फंक्शंस, वो सारी पावर परफॉर्म कर सकता है जो नॉर्मली एक रजिस्ट्रार परफॉर्म करेगा। ये था सेक्शन 3। नाउ सेक्शन 4, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो हमारा सेक्शन 4 क्या है, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या कहता है कि किस तरीके से आप एप्लीकेशन कर सकते हो। तो एप्लीकेशन के लिए वैलिडिटी क्या है, फर्स्ट आपकी कंडीशन है कि जैसे ट्रेड यूनियन क्या है, सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे आपकी जो ट्रेड यूनियन है ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स हैं, इनको जो रिप्रेजेंट करेगी
वो हमारी क्या है, ट्रेड यूनियन है। अब पहली कंडीशन क्या है कि जिस दिन आप ट्रेड यूनियन को क्या करा रहे हो, रजिस्टर करा रहे हो, उस दिन इस ट्रेड यूनियन के अंदर कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए जो क्या रेडी हैं कहने के लिए, अपने नाम को सब्सक्राइबर में देने के लिए कि हम वर्कर्स के इंटरेस्ट को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि आपको ट्रेड यूनियन एक्ट को फॉलो करना है, एज वेल एज जिस दिन आप रजिस्टर करा रहे हो उस दिन कम से कम 7 मेंबर, 7 से ज़्यादा हो सकते हैं बट 7 से कम नहीं होने चाहिए, जो ट्रेड यूनियन में अपना नाम एज अ रिप्रेजेंटेटिव लिखवा रहे हैं। और दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि अब ये जो 7 मेंबर्स हैं ये रिप्रेजेंट किसको करेंगे, वर्कर्स को। तो दूसरी कंडीशन कहती है कि जिस इंडस्ट्री के वर्कर्स को आप रिप्रेजेंट करने वाले हो उसके या तो 100 या फिर 10% ऑफ मेंबर्स आपके ट्रेड यूनियन से खुश हों, आपके ट्रेड यूनियन के अंदर इंक्लूडेड हों। मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेड यूनियन बन रही है और आप वहाँ के वर्कर हो, अगर आप उस ट्रेड यूनियन के सपोर्ट में नहीं हो तो कोई आपको कंपेल नहीं कर सकता उस ट्रेड यूनियन के अंदर जुड़ने के लिए। तो ये कंडीशन क्या कहती है कि कम से कम 100 या फिर 10% ऑफ दैट इंडस्ट्री आपकी उस ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि 100 या तो 100 मेंबर्स और एक उस इंडस्ट्री के अंदर थाउजेंड्स वर्कर काम करते हैं, तो 1000 काम करते हैं तो उसका 10% कितना हो जाएगा, 100। तो ये तो 100 या 100 ही हो गया, या फिर यहाँ 2000 अगर काम कर रहे होते तो कितना हो जाता, 200। तो इनमें से जो भी मिनिमम है, मिनिमम क्या है 100, तो जो भी कम है वो कम से कम होने चाहिए एज अ वर्कर जिनको आप क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। तो पहली कंडीशन कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए जो ट्रेड यूनियन के अंदर बन रहे हैं, यानी कि ट्रेड यूनियन के अंदर 7 लोग होने चाहिए जो अपना नाम सब्सक्राइबर की लिस्ट में लिखेंगे कि हम वर्कर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है, जिन वर्कर्स को आप रिप्रेजेंट करने वाले हो उसके अंदर क्या होना चाहिए, 10% होने चाहिए या तो इंडस्ट्री के या फिर 100, विच एवर इज लेस, इतने लोग तो कम से कम आपकी यूनियन से जुड़े हुए होने चाहिए। और मान लो जिन लोगों ने सब्सक्राइबर में नाम लिखवाया था कि हम ट्रेड यूनियन के अंदर हैं, वो अपना नाम वापस लेने लग जाते हैं, तो ट्रेड यूनियन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी रजिस्ट्रेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अनलेस एंड अनटिल 50% से ज़्यादा लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया। कि 7 सब्सक्राइबर बन रहे थे, उस 7 में से 4 ने क्या कर लिया, अपना नाम वापस ले लिया, तो फिर वो इस्टेब्लिश नहीं हो सकती। अगर 1-2 लोग अपना नाम वापस लेते हैं, या फिर जैसे वो जो 50 या 100 लोग थे जो उस इंडस्ट्री के अंदर थे, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेड यूनियन से कनेक्टेड थे, अगर उसमें से 1-2 लोग वापस लेते हैं तो इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बट 100 में से 60 ने नाम वापस ले लिया, 50% से ज़्यादा अगर हमारी ट्रेड यूनियन से डिसकनेक्ट हो जाते हैं तो फिर हम उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। नाउ सेक्शन 5 क्या है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन टू द रजिस्ट्रार। अब 7 मेंबर्स भी हैं, आपकी इंडस्ट्री के 10% और 100 जो भी मिनिमम है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेड यूनियन से कनेक्टेड भी हैं, वो रेडी हैं, वो उससे जुड़े हुए हैं। तो आपको क्या करना है, फाइनली एक एप्लीकेशन लिखनी है रजिस्ट्रार को कि हम एज अ ट्रेड यूनियन इस्टेब्लिश होना चाहते हैं। तो वो हमारे सेक्शन 5 के अंदर आता है कि एप्लीकेशन में आपको क्या क्या लिखना है, द नेम एंड ऑक्यूपेशन एंड एड्रेस ऑफ द मेंबर मेकिंग द एप्लीकेशन, कि जो वो 7 मेंबर एप्लीकेशन लिख रहे हैं उनका नेम एड्रेस मेंशन होना चाहिए। इन केस ऑफ ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कमैन, द नेम ऑक्यूपेशन एंड एड्रेस ऑफ द प्लेस ऑफ द वर्क ऑफ द मेंबर्स, कि जहाँ पे आपके वो जो 10% इंडस्ट्री के मेंबर्स काम करेंगे ना, उनका प्लेस और उस इंडस्ट्री का नाम भी मेंशन होना चाहिए। द नेम ऑफ ट्रेड यूनियन एंड एड्रेस ऑफ इट्स हेड ऑफिस, कि जो आप ट्रेड यूनियन बना रहे हो तो आप अपनी यूनियन का क्या नाम रखना चाहते हो वो भी आपको लिखना होगा, और उसका क्या हेड ऑफिस आप रखोगे। द टाइटल नेम इज़ एड्रेस एंड द ऑक्यूपेशन ऑफ ऑफिस बियरर, जो आपका ऑफिस बियरर होगा, ऑफिस बियरर कौन था, ऑडिटर को छोड़ के कोई भी ऑफिस बियरर हो सकता है, उसका एड्रेस, ऑक्यूपेशन एंड नेम आपको लिखना है। व्हेन अ ट्रेड यूनियन हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर मोर देन 1 ईयर, मान लो कोई ट्रेड यूनियन है जो ऑलरेडी काम कर रही है बट वो हमारे लॉ के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, मीन्स वो लीगली रजिस्टर्ड नहीं है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, बट अब वो चाहती है कि वो रजिस्टर हो, तो उस टाइम पे उसे क्या करना पड़ेगा, ये जो ऊपर के 4 पॉइंट हैं ये तो बताने ही है, मीन्स एप्लीकेंट्स का नेम, ऑक्यूपेशन, ऑफिस बेरर का नेम, ऑक्यूपेशन, ट्रेड यूनियन का नेम, उसका हेड ऑफिस एज वेल एज वर्कर का नेम। बट उसके साथ साथ बिकॉज वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उसे अपने पिछले साल की जर्नल स्टेटमेंट भी प्रोवाइड करनी है जिसके अंदर उसके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज मेंशन होंगी। तो ये हमारा क्या था सेक्शन 5 कि किस तरीके से हमें एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या प्रोवाइड करना है। सबको सेम ही प्रोवाइड करना होता है,
कि वर्कर्स का नेम एड्रेस ऑक्यूपेशन क्या है, ऑफिस बेरर का नेम एड्रेस ऑक्यूपेशन क्या है, ट्रेड यूनियन का नेम क्या है और उसका हेड ऑफिस क्या है, और जो उसके सब्सक्राइबर्स हैं उनका क्या है। लेकिन अगर एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो उसे अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स भी शो करने होते हैं। नाउ सेक्शन 6 प्रोविजन टू बी कंटेन्ड इन द रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन। सेक्शन 6 किसके रिगार्डिंग है? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो ट्रेड यूनियन के अंदर मेंशन है, जो हर एक ट्रेड यूनियन को फॉलो करने पड़ेंगे जो भी इस एक्ट के अंदर रजिस्टर होगी। अगर वो फॉलो नहीं करती है तो वो इलीगल ट्रेड यूनियन मान ली जाती है। नाउ सेक्शन 7 पावर टू कॉल फर्दर पर्टिकुलर्स एंड टू रिक्वायर ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम। कि आपने मान लो आपने डिसाइड किया था कि आपको ट्रेड यूनियन बनानी है, इसलिए आपने सबसे पहले तो डिसीजन लिया, फिर 7 मेंबर्स होने चाहिए, वो 7 मेंबर्स इकट्ठे किए, 10% ऑफ इंडस्ट्री मेंबर्स और 100 जो भी लेस था उसे क्या कर दिया, रेडी कर लिया कि वो आपकी यूनियन से कनेक्टेड रहेंगे। फिर आपने देखा कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, आपने एप्लीकेशन लिखी। अब वो एप्लीकेशन किसके पास है? रजिस्ट्रार के पास है। तो अगर रजिस्ट्रार को ये लगता है कि उसे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए है या फिर एप्लीकेशन के अंदर इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? सेक्शन 7 कहता है कि उस रजिस्ट्रार के पास पावर है कि वो फिर से उनको एक एप्लीकेशन मीन्स उनको नोटिस लिखे कि ये इन्फॉर्मेशन अब आपको फिर से भेजनी होगी। तो रजिस्ट्रार के पास क्या है? पावर है कि वो फर्दर इन्फॉर्मेशन मांग सकता है ट्रेड यूनियन से। अगर उसे मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी यूनियन पहले से एग्जिस्ट करती थी, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लिखी और रजिस्ट्रार को ये लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई कमी है, तो विद द हेल्प ऑफ नोटिस वो आपको नोटिस प्रोवाइड करेगा और आपसे फर्दर इन्फॉर्मेशन मांग सकता है ताकि वो क्या कर सके, खुद को सेटिस्फाई कर सके। जब हमारा रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होगा कि सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी रिक्वायर्ड थी 5 और 6 सेक्शन के अंदर, जैसे 5 में क्या क्या गिवन था, नेम एड्रेस ये सब, और 6 में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जो भी रिक्वायर्ड था वो सब उसे मिल गया है, तभी वो फाइनली रजिस्टर करेगा। तो इसीलिए सेक्शन 7 क्या कहता है कि हमारे रजिस्ट्रार के पास पावर है कि अगर उसे और कोई भी किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो वो ट्रेड यूनियन से मांग सकता है। कई केसेस में क्या होता है कि जो आपने ट्रेड यूनियन का नाम दिया है ना, उस नाम से ऑलरेडी एक ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट करती है, तो फिर रजिस्ट्रार क्या करता है, उनसे दूसरी चॉइस मांगता है, बट फर्दर इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ना, तो वो सेक्शन 7 के अंदर आता है। सेक्शन 8 फाइनली रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। जिस ट्रेड यूनियन ने सारी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर लिया, सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है, उसको फाइनली रजिस्टर किया जाता है अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। सेक्शन 9 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जैसे ही आप रजिस्टर होगी, जैसे ही आप बर्थ लेते हो तो आपका अगर बर्थ सर्टिफिकेट मिलाया जाता है तो उसकी कॉपी आपको दी जाती है ना, बर्थ सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, फिजिकली प्रोवाइड किया जाता है। सिमिलरली अगर एक ट्रेड यूनियन रजिस्टर होती है तो उसको भी क्या मिलता है, एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। देन सेक्शन 10 ग्राउंड फॉर विड्रॉवल एंड कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर एक रजिस्ट्रार के पास ये पावर है कि वो ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कर सकता है, तो उसके पास ये भी पावर है कि वो किसी ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। और वो कब करेगा? या तो वो ट्रेड यूनियन खुद चाहती है कि मान लो आपने ट्रेड यूनियन बनाई थी, अब वो इंडस्ट्री ही नहीं रही या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं रही, तो आप चाहते हो कि आपकी ट्रेड यूनियन भी अब क्या हो जाए, खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए, तो आप खुद एप्लीकेशन लिखते हो कि अब हमारा नाम ट्रेड यूनियन के जो रजिस्टर है उसमें से हटा दिया जाए। तो ट्रेड यूनियन खुद चाहती है तब भी वो कैंसिल किया जा सकता है, या फिर रजिस्ट्रार को ये लगता है कि जिस यूनियन को मैंने रजिस्टर कर रखा है वो कोई इलीगल एक्टिविटी कर रही है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब्ड है उन्हें फॉलो नहीं कर रही, फ्रॉड कर रही है, कोई मिस्टेक कर रही है, तो भी वो क्या कर सकता है, उनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। नाउ सेक्शन 12 रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ ऑल द कम्युनिकेशन एंड नोटिस टू द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में बी एड्रेस्ड टू द रजिस्टर्ड ऑफिस। कि आपका जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है, ट्रेड यूनियन का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है ना, क्योंकि हमने सेक्शन 5 या 6 में ही किया था कि उसमें हमें क्या करना होता है, जब एप्लीकेशन देनी होती है तो ट्रेड यूनियन का नाम और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस भी लिखना होता है कि कहाँ पे उसका हेड ऑफिस है। तो जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है जहाँ पे आपके ट्रेड यूनियन की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि अगर आपके ट्रेड यूनियन को कोई नोटिस देना चाहता है, कोई एप्लीकेशन देना चाहता है, तो उसी एक पर्टिकुलर ऑफिस पे आएगा। तो अगर आप उसे चेंज करते हो तो उसका आपको क्या देना पड़ेगा, एक नोटिस देना पड़ेगा। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑल द कम्युनिकेशन एंड नोटिस टू अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन मे बी एड्रेस्ड टू इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। कि जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है उसका जो हेड ऑफिस है उस पर उसकी सारी नोटिफिकेशंस जाएंगी, जो भी उसको नोटिस देना है, लेटर देना है, सारे उसी ऑफिस पे जाएंगे, उसी प्लेस पे जाएंगे। तो अगर एक यूनियन अपनी उस जगह को चेंज करती है तो उसे रजिस्ट्रार को 14 दिन के अंदर
अंदर इन्फॉर्म कर देना चाहिए। मान लो आप पहले अहमदाबाद में था आपका, अब आप मुंबई में शिफ्ट कर रहे हो या कहीं और शिफ्ट कर रहे हो, गुजरात के अंदर, या आप वडोदरा में शिफ्ट कर रहे हो मान लो, तो आपको रजिस्ट्रार को 14 दिन के अंदर नोटिस देना होगा कि हमने अपने हेड ऑफिस को चेंज कर दिया है। सेक्शन 13 इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, कि जो आपकी ट्रेड यूनियन अब रजिस्टर हो गई, सब कुछ काम फिनिश हो गया, फॉर्मेलिटीज़ फिनिश हो गई, तो सेक्शन 13 क्या कहता है, अब से ऑर्गेनाइजेशन या जो ट्रेड यूनियन है अपना काम स्टार्ट कर सकती है, इनकॉर्पोरेट कर सकती है। सेक्शन 14 सर्टेन एक्ट नॉट अप्लाई टू द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। सेक्शन 14 में क्या गिवन है कि ये 3 एक्ट ट्रेड यूनियन के ऊपर अप्लाई नहीं होते, और वो 3 एक्ट कौन से हैं, कंपनीज एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। नाउ सेक्शन 15 ऑब्जेक्ट ऑन विच जर्नल फंड में बी स्पेंड, कि जो ट्रेड यूनियन के पास फंड है वो कहाँ स्पेंड करना है, वो पास पैसा कहाँ लगाना है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सेक्शन 15 में गिवन है। तो सेक्शन 15 क्या बताता है, पेमेंट ऑफ सैलरीज अलाउंसेज ऑफ ऑफिस बियरर, कि ऑफिस बियरर जो है, ऑडिटर को छोड़ के जो भी आपके अकाउंट्स वगैरह को मैनेज कर रहा है, उसको सैलरी देना, उसको अलाउंसेस देना, इस चीज़ में आपको वो अपने ट्रेड यूनियन के फंड को लगाना होता है। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं उसके अंदर आप लगाना है, मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस हैं इन सब के अंदर लगा सकते हो। आपको ट्रेड यूनियन अगर आप बने हुए तो ऑब्वियसली आपको केस लड़ने पड़ सकते हैं, जो वर्कर्स का इंटरेस्ट आप शो कर रहे हो तो स्ट्राइक वगैरह होती रहती हैं, तो आप कोई भी लीगल प्रोसीडिंग कर रहे हो या फिर ट्रेड डिस्प्यूट को कंडक्ट कर रहे हो, उसके अंदर वो पैसा लगाया जा सकता है। या फिर जो भी ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं, जो 7 मेंबर्स हैं ट्रेड यूनियन के, उनको भी तो कंपेंसेशन अलाउंसेस मिलती है। इन सब चीज़ों के अंदर क्या किया जाता है, वो फंड स्पेंड किया जाता है। और ये फंड कहाँ स्पेंड करना है, वो कहाँ गिवन है, सेक्शन 15 में। सेक्शन 16 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ सेपरेट फंड फॉर पॉलिटिकल पर्पस, अगर एक ट्रेड यूनियन पॉलिटिकल पर्पस को सर्व करना चाहती है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहती है, तो वो इस जर्नल फंड को यूज़ नहीं कर सकती, उसे एक सेपरेट फंड बनाना पड़ेगा फॉर पॉलिटिकल पर्पस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। सेक्शन 17 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑफ ट्रेड यूनियन, कि जो भी ट्रेड यूनियन के अंदर मेंबर्स हैं, जो वो 7 मेंबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो कोई भी उनमें से क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, जिस पे कोई केस हुआ हो या फिर जिसने कोई भी क्राइम वगैरह कर रखा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेक्शन 19 एनफोर्सेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट, कि ट्रेड यूनियन किसी भी एग्रीमेंट में आती है तो उसे वो एनफोर्स कर सकती है, उसे वो परफॉर्म कर सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19। सेक्शन 20 राइट टू इंस्पेक्ट बुक ऑफ ट्रेड यूनियन। सेक्शन 20 क्या प्रोवाइड करता है, रजिस्ट्रार को एक राइट प्रोवाइड करता है कि वो ट्रेड यूनियन की बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, कि वो टाइम टू टाइम उनसे उनकी इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, डिटेल मांग सकता है कि किस तरीके से वो वर्क कर रही हैं, ताकि उसे पता चल जाए कि ये कुछ मिस्टेक, कोई फ्रॉड या इलीगल काम तो नहीं कर रही हैं। अगर वो इलीगल कर रही होंगी तो क्या कर दिया जाएगा, विड्रॉ और कैंसिल कर दिया जाएगा उनके रजिस्ट्रेशन को। सेक्शन 21 राइट ऑफ माइनर टू मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन, कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 एक पर्सन जो 15 की एज का है, जिसने 15 की एज अटेन कर ली है, वो भी क्या कर सकता है, ट्रेड यूनियन का मेंबर बन सकता है। माइनर भी ट्रेड यूनियन का मेंबर बन सकता है। इंडिया के अंदर माइनर किसे माना जाता है, जो 18 से, जिसकी एज 18 से कम है, और ट्रेड यूनियन के अंदर अगर किसी भी की एज 15 हो चुकी है तो वो क्या कर सकता है, ट्रेड यूनियन का मेंबर बन सकता है। सेक्शन 21A डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिस बियरर, जो आपके अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करता है ऑफिस बियरर, उसको भी आप डिसक्वालीफाई कर सकते हो अगर वो 18 साल का नहीं है, या फिर उसने कोई ऐसा क्राइम किया है और उसके लिए जेल काटी है और उस क्राइम को किए 5 साल नहीं हुए हैं। अगर जो भी उसने क्राइम किया था और उसकी जो भी उसे सज़ा मिली थी, उस चीज़ को 5 साल बीत चुके हैं, तो वो ऑफिस बेयरर बन सकता है, अदरवाइज वो ऑफिस बेयरर नहीं बन सकता। सेक्शन 23 चेंज ऑफ नेम, कि अगर एक ट्रेड यूनियन अपने नेम को चेंज करना चाहती है तो वो अपने नेम को चेंज कर सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23। सेक्शन 24 अमलगमेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, कि अलाउ करता है कि 2 ट्रेड यूनियन इकट्ठा मिल जाएं, कि मान लो एक ये ट्रेड यूनियन है, एक ट्रेड यूनियन 2 है, वो सोचते हैं कि मिलके ही काम कर लिया जाए, तो ये अमलगमेशन अलाउ करता है सेक्शन 24। सेक्शन 25 नोटिस ऑफ चेंज ऑफ नेम और अमलगमेशन, कि सेक्शन 25 क्या कहता है कि अगर आप अपने नेम को चेंज कर रहे हो या अमलगमेशन कर रहे हो, दूसरी ट्रेड यूनियन के साथ जुड़ रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिस प्रोवाइड करना पड़ेगा, किसको, रजिस्ट्रार को, कि हमने इतने चेंजेस किए हैं। सेक्शन 26 इफेक्ट ऑफ चेंज इन नेम एंड अमलगमेशन, कि अगर आप अपने नाम को चेंज करते हो तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ता है, या फिर 2 यूनियन इकट्ठा जुड़ जाती हैं तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो इन दोनों की वजह से किसी भी ट्रेड यूनियन के राइट और पावर्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, जैसे वो प्रीवियसली कंटिन्यू कर रहे थे उसी तरीके से आगे काम कर सकते हैं।
सेक्शन 27 डिसोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन, कि अब हम क्या कर रहे हैं, डिसोल्यूशन यानी कि उस ट्रेड यूनियन को ख़त्म करना, कि फाइनली अगर आप डिसोल्व करना चाहते हो, बिल्कुल उसके एग्जिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हो ट्रेड यूनियन की, तो वो कौन से सेक्शन के अंदर गिवन है, सेक्शन 27, कि अगर कोई भी ट्रेड यूनियन डिसोल्व होना चाहती है तो उन्हें एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, और जो 7 मेंबर्स ने साइन कर रखी हो, और एज वेल एज सेक्रेटरी ने, ट्रेड यूनियन के सेक्रेटरी और उन 7 मेंबर ने साइन कर रखी हो, वो एप्लीकेशन किसको देनी होती है, रजिस्ट्रार को देना होता है विद इन द 14 डेज ऑफ डिसोल्यूशन। कि मान लो आपने आज डिसोल्व किया है, कि आज आप आपकी तरफ से ट्रेड यूनियन की एग्जिस्टेंस खत्म हो रही है, उसके 14 दिन के अंदर अंदर 7 मेंबर और सेक्रेटरी से साइन एक एप्लीकेशन आपको नोटिस किसको देना होता है, रजिस्ट्रार को, ताकि वो भी रजिस्टर से आपका नेम रिमूव कर सके। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।